मैं आज के दिन के लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि फाइनली फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट टाइप का जो मूवी है वो थिएटर्स में लग चुकी है। लेकिन मूवी देखने से पहले मैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करूंगा वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मोर्टल प्रिज्म। तो जो फैंटास्टिक फोर का जो सबसे पहला शो था जो कि सुबह 9:30 बजे का था, तो उसकी जो टिकट है मैंने पहले ही ऑनलाइन बुक कर ली थी, जहाँ पर मैं और मेरे दो दोस्त ये मूवी देखने के लिए जाने वाले थे। जहाँ पर हम ये मूवी जिस थिएटर में देखने वाले थे वो थिएटर कंपनी का नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे कोई झंझट कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, लेकिन मैं लिप्सिस में बता देता हूँ कि हम कहाँ देखने गए थे। तो हम जो है वो वाले थिएटर में मूवी देखने को गए जहाँ पर हमारा जो शो था वो 9:30 बजे का था और वो इंग्लिश 3D का शो था। तो हम जो तीनों हैं वो समय पर वहाँ पर पहुंच गए और जो बाहर सोफा रहता है वहाँ पर बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे। लेकिन फिर हुआ क्या कि 9:30 का 9:40 हो गया, 9:40 का 9:45 हो गया, लेकिन शो लगा ही नहीं। फिर ऐसे में हुआ क्या कि वहाँ के जो मैनेजर है वो हमारे पास आए और फिर हमें बोला कि जो इंग्लिश का शो है वो नहीं लग सकता। एंड मैंने सोचा ये कैसे पॉसिबल है। उनका कहना था कि जो इंग्लिश का जो शो है वो लोड नहीं ले रहा है एंड ऐसे में हमें इंग्लिश का शो कैंसिल करना पड़ेगा। एंड वो ये भी बोल रहे थे कि आज के जितने भी इंग्लिश वाले शो है हम उसे कैंसिल कर रहे हैं। एंड मैंने जितने बार भी मूवी थिएटर्स वगैरह में देखी है ये पहली बार ऐसा कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया था। तो मैंने बोला ऐसा भी हो सकता है और मैं सोचा यार ये कुछ छोटी मोटी तो जगह नहीं है, इनको तो पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी, वो भी MCU की मूवी आ रही है। तो फिर जो मैनेजर है उन्होंने हमें दो ऑप्शन दिया, या तो आप रिफंड ले ले या फिर इस मूवी को आप हिंदी में देख ले, जहाँ पर मूवी तो रहेगी 3D लेकिन सिर्फ आप हिंदी लैंग्वेज में मूवी को देखोगे। तो उसके लिए मैं और मेरे जो दोस्त है वो तो अग्री कर गए कि भाई ठीक है यार ये तो ठीक ही रहेगा, अब आए हैं तो मूवी देख कर ही जाएंगे। लेकिन बाकी लोग जो है वो मना करने लगे थे एंड कहने लगे कि हमें तो रिफंड चाहिए, हम रिफंड लेकर जाए। ऐसे में हम टेंशन में आ गए कि भाई ऐसा ना हो जाए कि मूवी कैंसिल हो जाए। तो हम देखने लगे कि भाई कौन कौन रेडी है हिंदी के शो के लिए, जहाँ पर हम टीम के मिलाकर एक और भाई मिले थे। तो सिर्फ 4 ही लोग थे जो कि हिंदी शो देखने के लिए अग्री कर रहे थे एंड 4 लोगों के लिए तो शो लगने नहीं वाला। तो हमें लगा कि हमारे लग गए कि अब तो भाई इंग्लिश शो नहीं लगने वाला है एंड आज की क्या कल की भी गारंटी नहीं है कि इंग्लिश का शो लगेगा। अब हम सारी होप हार चुके थे। लेकिन फिर हुआ क्या कि अचानक से मैनेजर ने बोला कि ठीक है जिससे भी रिफंड चाहिए हम उसे रिफंड दे देंगे, जिन्होंने कैश में पे किया होगा हम उसे कैश में पे कर देंगे और जो ऑनलाइन पे किया होगा उसे ऑनलाइन पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन वो पैसे आने में लगभग जो है 24 घंटों का समय लगेगा। एंड ऐसे में सब लोग शॉक, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो है वो ऑनलाइन बुक करके आए हैं और अभी 24 घंटों के बाद जाके जो है पेमेंट मिलेगा। तो ऐसे केस में आप सोचने लगे कि अब क्या करें। फिर ऐसे में क्या हुआ कि हम जो 4 लोग थे जो कि हिंदी का शो देखने के लिए रेडी थे वो 4 से 5 हुए, 5 से 6 हुए और ऐसे करके काफी लोग जो है वो रेडी हो गए कि हम हिंदी का शो देखेंगे, क्योंकि भाई हम लोग 24 घंटे का रिस्क तो नहीं उठा सकते कि पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा। वैसे इसको लेकर मेरा एक पुराना एक्सपीरियंस है जिसे मैं कवर तो नहीं करूंगा, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि मुझे पता ही नहीं चला कि पैसा आया कि नहीं आया। तो मैं तो था कि मुझे रिफंड नहीं चाहिए क्योंकि इस बार भी वैसा केस ना हो जाए। एंड जैसे इस बारे में मैं अपने दोस्तों को बता रहा था तो बाकी लोगों ने भी ये चीज सुनी, तो इसके बाद तो वो और रेडी हो गए कि हाँ हमें हिंदी का शो ही देखना है। तो फाइनली जो हिंदी का शो है वो लगा एंड हमने ये मूवी पहले ही दिन देख ली। तो ऐसा भी एक्सपीरियंस होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। भले हम इंग्लिश का शो नहीं देखे लेकिन जो हिंदी का शो भी देखे तो वो भी बहुत बढ़िया था, कि जो हिंदी डब था वो भी काफी अच्छा। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ, कम से कम मुझे ये पता चल गया कि इसकी डबिंग बहुत बढ़िया है। तो अगर आप मूवी हिंदी में देखना चाहोगे तो हाँ आप इजिली मूवी देख सकते हो, ये चीज तो पता चल गई। बाकी अगर मैं मूवी के ऊपर बात करूँ तो सबसे पहले मैं मूवी का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जहाँ मूवी की कहानी जो है अर्थ 828 में सेट है, जहाँ पर हम फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को फॉलो करते हैं जिनके पास ऑलरेडी सुपर पावर्स आ चुकी थी। जहाँ पर क्विकली हमें बता दिया जाता है कि इन्हें सुपर पावर्स कैसे मिली, जहाँ पर ये एस्ट्रोनॉट थे जो कि स्पेस में नई दुनिया के तलाश में गए। एंड ऐसे में हुआ क्या कि वो कॉस्मिक क्लाउड के कांटेक्ट में आ गए एंड कॉस्मिक क्लाउड के कांटेक्ट में आने के कारण उनके डीएनए में कई सारी चेंजेस हुई, जिसके बाद उन्हें सुपर पावर्स मिली एंड अल्टीमेटली इस तरीके से फैंटास्टिक फोर जो है वो फॉर्म हुआ। जहाँ पर इन्हें सुपर हीरो बने ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं एंड 4 साल के दौरान उन्होंने बहुत सारी चीजें की है, कई सारे सुपर विलन से फाइट की है, कई बार शहर को बचाया है, कई बार दुनिया को बचाया है एंड ये पूरी दुनिया भर में काफी ज्यादा मशहूर सुपर हीरो बन चुके हैं। लेकिन इस बार वो जिस प्रॉब्लम को फेस करने वाले हैं ऐसे प्रॉब्लम को इन्होंने आज तक फेस नहीं किया। जहाँ पर एक कॉस्मिक एंटिटी जिसका नाम रहता है सिल्वर सर्फर वो धरती पे आती है एंड वहाँ के लोगों को बताती है कि तुम्हारा जो प्लेनेट है वो मार्क हो चुका है, जहाँ पर गैलेक्टस यहाँ पर आकर इस प्लेनेट को कंज्यूम करेंगे एंड ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर इसके बाद जो फैंटास्टिक फोर है वो अपनी दुनिया को बचाने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं इस चीज के अराउंड ही मूवी रिवॉल्व करती है। जहाँ
पर क्या वो अपने प्लेनेट को बचा पाएंगे कि नहीं, गैलेक्टस को रोक पाएंगे कि नहीं, एंड अगर नहीं रोक पाए तो इसके क्या परिणाम होंगे, वो सारी चीजें जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब ये तो हो गया मूवी का एक छोटा सा ओवरव्यू, लेकिन इसके अलावा अगर मैं मूवी की डिटेल्स के ऊपर बात करूं तो सबसे पहले मैं मूवी में दिखाए गए कैरेक्टर्स के ऊपर बात करूंगा, जिनमें से सबसे पहले मैं रीड रिचर्ड के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि वो मूवी के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है, जहाँ पर इस कैरेक्टर को पेड्रो पास्कल ने प्ले किया है एंड इनकी परफॉर्मेंस मूवी के अंदर काफी अच्छी है। वैसे इनको लेकर इनिशियली काफी डाउट हो रहा था कि ये रीड रिचर्ड के कैरेक्टर को कैसे प्ले करेंगे, लेकिन मूवी देखने के बाद समझ आ रहा है कि ये मूवी के अंदर इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। जहाँ पर रीड रिचर्ड का जो कैरेक्टर है वो मार्वल के अंदर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है एंड इसकी स्मार्टनेस को मूवी के अंदर काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। जहाँ पर वो जिस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी बिल्ड करता है सारी सिचुएशन से डील करने के लिए, वो काफी अच्छा था। हर्बी द रोबोट को भी इसी ने क्रिएट किया था। अब ये कौन सा कैरेक्टर है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीजें बहुत बढ़िया लग रही थी, लेकिन एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगा कि इतने सारी चीजों के बाद भी जब उसे कुछ फॉर्मूला लिखना होता है, कुछ रिसर्च करनी होती है, तो वो सारी चीजें ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखता है। तो वो पार्ट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के बाद भी वो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ता है। अब बात करते हैं सू स्टोर्म के कैरेक्टर के ऊपर, जहाँ पर इसका कैरेक्टर भी मूवी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, ऐसे में आप सोच सकते हो क्योंकि ये फ्रैंकलिन रिचर्ड की माँ है, तो ऑफ कोर्स इसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन दैट्स वन ऑफ द रीजन। इसके अलावा भी इसके कई सारे इम्पैक्टफुल सीन हमें मूवी में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक सीन जो है जो कि सेकंड हाफ के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है, वो सीन बहुत बढ़िया था। और मूवी का जो क्लाइमेक्स वाला जो पार्ट था वो वाला सीन बहुत बढ़िया था, जहाँ पर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है, पर्सनालिटी वाइज भी और पावर वाइज भी। एंड जिस तरीके से इसकी पावर को मूवी के अंदर दिखाया गया है, इसकी पावर स्केल तो एक अलग ही लेवल पर है। मुझे नहीं पता है कि ये एक्चुअल कॉमिक्स में कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मूवी के अंदर इसे बहुत ही पावरफुल दिखाया गया है। मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन जब आप मूवी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं जॉनी और बेन के कैरेक्टर को लेकर, यानी कि ह्यूमन टॉर्च और द थिंग के कैरेक्टर को लेकर। जहाँ पर जॉनी का जो कैरेक्टर है जिस तरीके से मूवी में प्रेजेंट किया गया है वो काफी बढ़िया था, फनी था, लेकिन ऐसे भी मोमेंट्स थे जहाँ वो काफी सीरियस भी दिखाया गया है। एंड इसकी पावर को जिस तरीके से मूवी में एक्सप्लोर किया गया है वो काफी अच्छा था, जहाँ पर विजुअली चीजें काफी बढ़िया थी। इसके अलावा भी वो अपने पावर्स को बहुत इफेक्टिवली यूज कर पा रहा था, जहाँ वो अपने पावर्स को जो है अटैक के लिए तो यूज कर पा रहा था, लेकिन ऐसे भी सीन देखने को मिल रहे हैं जहाँ वो फायर को कंट्रोल भी कर रहा था। जैसे कि एक पर्टिकुलर सीन था जहाँ वो पूरे फायर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो सीन एपिक था। इसके अलावा बेन के कैरेक्टर की बात करें, यानी कि द थिंग के कैरेक्टर की बात करें, तो उसका जो कैरेक्टर है बाकी कैरेक्टर से कंपैरिजन में उतना ज्यादा आइकॉनिक नहीं था। मतलब बाकी कैरेक्टर्स को काफी आइकॉनिक मोमेंट्स दिए गए थे, कई सारे ऐसे सीन्स दिए गए थे। उस कंपैरिजन में बेन का जो कैरेक्टर है उसे काफी नॉर्मल प्रेजेंट किया गया है मूवी के अंदर। लेकिन मैं इसी चीज को जो है उसकी एक बहुत बड़ी तारीफ मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर मूवी के अंदर उसके स्ट्रेंथ पर फोकस नहीं किया गया है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी पर फोकस किया गया है। जहाँ पर उसका अपीयरेंस तो पूरा चेंज हो गया है, लेकिन अंदर से वो अभी भी एक इंसान है। एंड मुझे लगा था कि यार ये सीजीआई कैरेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट करने वाले हैं तो ये इमोशन अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे द थिंग का, लेकिन मेरे को कहना पड़ेगा मैं इस मामले में गलत साबित हुआ, कि वो पूरा कैरेक्टर सीजीआई होने के बाद भी हम उसके इमोशन को, उसकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरीके से देख पाते हैं। जहाँ पर इन सब से हट के अगर मैं मूवी में दिखाए गए सिल्वर सर्फर की बात करूँ, तो इस बार हमें मूवी के अंदर एक फीमेल सिल्वर सर्फर देखने को मिली है जिसका नाम रहता है शैला बाल। जहाँ पर जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो जो ऑडियंस थी वो इसी चीज को लेकर नाखुश थी कि इस बार हमें एक फीमेल सिल्वर सर्फर दिखाई गई है। लेकिन सच बताओ, इससे मूवी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। जहाँ पर इसकी जो ओरिजिनल स्टोरी है उसे बहुत ही क्विकली और शॉर्टली यहाँ पर कवर किया गया है, जितना दिखाना चाहिए था उतना ही प्रेजेंट किए। जहाँ पर एक चीज बोलूंगा कि इसका जो डिजाइन है इट्स रियली हॉट। देखो, मुझे जज मत करना, मूवी के अंदर जो जॉनी का कैरेक्टर है वो खुद इसके पीछे पड़ा हुआ था, तो मैंने तो बस इसकी तारीफ ही की है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गैलेक्टस को लेकर, जिसको लेकर मैं खुश भी बहुत हुआ, लेकिन काइंड ऑफ डिसअपॉइंट भी हुआ। खुश इसीलिए हुआ क्योंकि इस बार हमें गैलेक्टस अपने एग्जैक्ट अपीयरेंस में प्रॉपर तरीके से लाइव एक्शन के अंदर प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पर इस कैरेक्टर को एक डिवाइन एंटिटी के तौर पर यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जो कि ये है। एंड वो सारी चीजें बहुत जबरदस्त थी। इसका जो लुक था, जो प्रेजेंस था, हर चीज बहुत ही जबरदस्त। लेकिन फिर मैं डिसअपॉइंट भी हुआ क्योंकि इस कैरेक्टर को मूवी के अंदर बहुत ही अंडर यूटिलाइज किया गया है। मतलब आपको इस कैरेक्टर के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आपको पता ही होगा कि ये जो कैरेक्टर है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड फिर जो चीजें हुई, जो चीज प्रेजेंट की गई है, आप खुद क्वेश्चन करोगे कि ये कैसे पॉसिबल है।
जहाँ पर ज्यादा डिटेल्स पे नहीं जाते हैं क्योंकि मैं कुछ ज्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये बता देता हूँ कि भाई स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि यार कैरेक्टर्स का कैरेक्टर क्या प्रेजेंट किया गया है, लेकिन फिर उसे बाद में जो जिस तरीके से अंडर यूटिलाइज किया गया है, वो जो प्रॉब्लम है वो आपको फील होगी। वैसे तो मैंने सारे कैरेक्टर्स के ऊपर बात की, लेकिन एक कैरेक्टर के ऊपर मैं बात करना भूल गया था, जो कि है हर्बिडा रोबो। मतलब ऐसा नहीं कि इसका कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो कैरेक्टर है वो आपको पसंद जरूर आएगा। जहाँ पर अगर आपने स्टार वॉर्स की जो मूवी देखी होगी तो उसमें जो D2 नाम का जो ड्रॉइड दिखाया जाता है, उसका जो रोल जिस तरीके से मूवी में प्रेजेंट किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर हर्बिडा रोबोट के कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है। जहाँ पर नो डाउट भले आपको कोई कैरेक्टर पसंद आए ना आए, ये जो कैरेक्टर है वो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। अब देखो, वैसे तो मैंने मूवी में दिखाए गए कैरेक्टर्स की वो बहुत ज्यादा बात कर ली, लेकिन जो जनरल डिटेल्स है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, जैसे कि मूवी का CG और VFX एलिमेंट, जिसमें नो डाउट वो सारी चीजें बहुत ही जबरदस्त थी, बहुत ही ग्रैंड थी। एंड ये चीज का आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये MCU की मूवी है तो डेफिनेटली ये सारी चीजें तो बेहतरीन होगी। जहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक चीज जो यहाँ पर विजुअली प्रेजेंट की गई है वो काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो रेट्रो फ्यूचर वाला पूरा जो सिनेरियो प्रेजेंट किया गया है, जो पूरी दुनिया प्रेजेंट की है, वैसे वो वाला पार्ट बहुत ही बढ़िया था। एंड इन सब के बाद अगर मैं मूवी में दिखाए गए एक्शन की बात करूं तो वो भी काफी अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्ली 2 ही एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पर एक एक्शन सीक्वेंस जो है वो स्पेस के अराउंड रिवॉल्व करता है, एंड एक एक्शन सीक्वेंस जो है वो हमें क्लाइमेक्स में देखने को मिलता है। जहाँ पर शायद क्लाइमेक्स वाला जो एक्शन सीक्वेंस है ना, वो आपको शायद उतना पसंद ना आए, लेकिन जो स्पेस वाला एक्शन सीक्वेंस है वो बेस्ट था। आपका अटेंशन इस तरीके से हुक हो जाएगा कि आप एक सेकंड के लिए भी अपना ध्यान इधर से उधर शिफ्ट नहीं करोगे। वैसे क्या मैंने आपको बताया कि इसमें हमें एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर मैं उसको आपके लिए स्पॉइल तो नहीं करूंगा, बस इतना बता देता हूँ कि जो मिड क्रेडिट सीन है इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कुछ भी हो जाए, कितनी भी जल्दी हो, वो देखे बिना मत उठना। लेकिन फिर जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उसे आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट प्रेजेंट नहीं किया गया है, ना वो आपको किसी दूसरी मूवी से कनेक्ट करता है, ना इसमें आपको कैरेक्टर के रिगार्डिंग कुछ खास देखने को मिलता है। पर तब भी मैं वो चीज स्पॉइल नहीं करूंगा, वरना यहाँ लोग बोलेंगे कि तुमने क्यों स्पॉइल किया। जहाँ पर अगर मैं मूवी की बात करूँ तो मूवी एकदम फैंटास्टिक थी, विजुअली अपीलिंग थी, शॉर्ट थी और पैसा वसूल मूवी थी। मतलब ये 1 घंटे 55 मिनट के अंदर काफी सारी चीजें प्रेजेंट कर देती है। मतलब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि डेफिनेटली ये मूवी देखने लायक है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप ये मूवी फैमिली के साथ देख सकते हो? तो यार मूवी के अंदर थोड़ा बहुत किसिंग सीन वगैरह ज्यादा दिखाया गया है, तो अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो हाँ डेफिनेटली आप ये मूवी फैमिली के साथ देख सकते हो। वैसे यहाँ पे सिल्वर सर्फर का जैसा पूरा लुक दिखाया गया है, उसको लेकर मैं ये चीज बोल सकता हूँ। स्टिल मैं बोलूंगा देख सकते हो मूवी, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू ऑफ द मूवी द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। इसी के साथ मैं ये वीडियो यही पेंट करता हूँ। वो करता आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आप इसी तरह के फ्यूचर कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए